आज अपन बात करेंगे एक नए चैप्टर की, और वह नया चैप्टर है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन का। मतलब किसी सजीव में, चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, उसमें गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाए। आप जानते हो प्रत्येक सजीव में गुणसूत्रों की एक निश्चित संख्या होती है, और यदि संख्या में परिवर्तन हो जाए तो सजीव की जो मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी है दोनों परिवर्तित हो जाती है। तो मैं आपसे बात करूं चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, किसी सजीव में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन को प्लोइडी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लोइडी। क्लियर ना? तो चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्लोइडी। और ये प्लोइडी होती कब होती होगी, समझे आप बात को। जैसे मैंने आपसे बात किया था कि मान लीजिए कोई डिप्लॉयड कोशिका है जिसको मनुष्य की 2n=46 मेल में, और ये 2n=46 है, और कहाँ की? टेस्टिस की कोई कोशिका है जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है। तो आप जानते हो 4 स्पर्म बनते हैं इस कोई कोशिका में। सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट होता है और 2 कोशिकाएं बनती हैं, और फिर मियोसिस सेकंड होता है तो 4 कोशिकाएं बनती हैं। इस प्रकार एक डिप्लॉयड कोशिका से 4 हेप्लॉयड कोशिका बनती है। चारों हेप्लॉयड कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी आधी हो जाती है। आधी हो मतलब 23 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है? मान लीजिए ऐसा हो, बिल्कुल अच्छे ध्यान से समझो आप, कि मियोसिस की जो एनाफेज है उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाए। एबनॉर्मलिटी आ जाए तो कैसा हो, आपको मैं बता दूं कि 23, इसमें सपोज करिए 22 गुणसूत्र आ जाए और इसमें आ जाए 24, और इसमें भी 23 रहेंगे, इसमें भी 23 रहेंगे। तो क्या आपने देखा कि मियोसिस में हमने आपसे बात किया, जब एनाफेज अवस्था है, एनाफेज अवस्था में आप अच्छे से जानते हो कि स्पिंडल फाइबर सिकुड़ते हैं। तो स्पिंडल फाइबर सिकुड़ते हैं तो एक तरफ सिकुड़ने में स्पिंडल फाइबर एक तरफ नहीं बने, दूसरी तरफ बन गए, तो फिर दूसरी तरफ बने हुए स्पिंडल फाइबर सिकुड़ेंगे और पूरे गुणसूत्र को ले जाएंगे। तो एक तरफ आपको 24 मिल गए गुणसूत्र और एक तरफ 22 मिले। ठीक है, एक स्पिंडल फाइबर में ऐसा हो देखने को मिला। बात क्लियर हो रही है? तो फिर क्या है, मान लीजिए एक था जिसमें गुणसूत्र कितने थे? 23 थे। ये दो एक और स्पर्म वाली कोशिका मिल गई तो इसमें गुण जाइगोट बनेगा 2n=47, और ये वाला यदि मिल गया तो 2n=45। तो क्या आपने देखा गुणसूत्रों की संख्या 46 से 47 भी हो रही है और 45 भी हो रही है। तो ये गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन को आपने क्या कहा? प्लोइडी। और गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन को परिवर्तन कहाँ देखने को आपको मिलता है? किसके कारण होता है? मियोसिस। मियोसिस में कहाँ? एनाफेज। एनाफेज में जब स्पिंडल फाइबर बनते हैं तब। ठीक है, तो उसे ब्रेकी मियोसिस कहते हैं। मियोसिस ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी घटना आपको देखने को मिलती है। तो गुणसूत्रों में की संख्या में परिवर्तन को प्लोइडी कहते हैं। ये प्लोइडी 2 प्रकार का है, देखें आप। एक है यूप्लोइडी। क्या है? फर्स्ट यूप्लोइडी। इसमें क्या है? प्रारंभिक गुणसूत्र का मल्टीप्लिकेशन होता है। प्रारंभिक गुणसूत्र मतलब n=7 है तो 2n=14 होगा, फिर 3n=21 होगा, फिर 4n=28 होगा। तो प्रारंभिक गुणसूत्र के मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं? यूप्लोइडी। और यूप्लोइडी कौन कौन से प्रकार हैं? मोनोप्लोइडी। ध्यान रखना है आपको कि इसको x से डिनोट करते हैं, मोनोप्लोइडी को। फिर डिप्लोइडी, प्रारंभिक गुणसूत्र का मल्टीप्लिकेशन हुआ, 2x बना, इसे कहेंगे डिप्लोइडी। फिर मैं बताऊं मोनोप्लोइडी आपको एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा में देखने को मिलेगी। इसके अलावा धतूरा और ट्रिटिकम एस्टिवम में या गेहूं में देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपसे कहूं कि मोनोप्लोइडी आपको मधुमक्खी में, एनिमल्स में किस में देखने को मिलती है? मधुमक्खी में, जो मैं कभी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो मोनोप्लोइडी का संकेत क्या है? x। डिप्लोइडी
2x हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ। फिर तीसरा है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में ट्रिप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, पेंटाप्लॉइडी और हेक्साप्लॉइडी। इसको क्रमशः 3x, 4x, 5x और 6x से डिनोट करते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि प्रारंभिक गुणसूत्र का मल्टीप्लिकेशन हो तो उसे कहते हैं यूप्लॉइडी, जिसके आपने प्रकार देख लिए, ठीक है। और इससे किससे डिनोट करते हैं? x से। क्लियर हुई बात ना। अब देखना एन्यूप्लॉइडी दूसरा प्रकार है प्लॉइडी का। प्रारंभिक गुण क्रोमोसोम के मल्टीप्लिकेशन से भिन्न स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। इसके दो प्रकार हैं, पहला हाइपोप्लॉइडी और दूसरा हाइपरप्लॉइडी। हाइपो और हाइपर, हाइपो माने कम, हाइपर माने अधिक। तो हाइपोप्लॉइडी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइड क्रोमोसोम में एक गुणसूत्र कम हो जाए तो अपन ने 2n-1 किया। जैसे मनुष्य में 2n=46 होता है, एक कम हो जाएगा तो 45 हो जाएगा। फिर दूसरा प्रकार है इसका नलीसोमी, जिसमें डिप्लॉइड क्रोमोसोम में 2 गुणसूत्र कम हो जाए। मनुष्य की कोशिका में यदि 46 गुणसूत्र हैं तो 2 कम हो जाएंगे तो 44 गुणसूत्र हो जाएंगे। हाइपरप्लॉइडी में ट्राइसोमी है, जिसमें प्रारंभिक गुणसूत्र डिप्लॉइड कोशिका में एक गुणसूत्र बढ़ जाए तो मनुष्य में हो जाएंगे 47। फिर टेट्रासोमी है, 2n=2। डिप्लॉइड कोशिका में एक क्रोमोसोम बढ़ जाए, 2 क्रोमोसोम बढ़ जाए तो टेट्रासोमी कहलाएगा। तो आप देखें यहाँ पर आपको बात समझ में आ जाएगी यहाँ अच्छे से कि मोनोसोमी में आपने क्या पढ़ा कि गुण डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम में एक गुणसूत्र कम हो जाए। तो यहाँ देखें मनुष्य में 44 + XX किसका है? फीमेल में, फीमेल का जीनोटाइप, ठीक है। तो अब ये फीमेल थी, नॉर्मल फीमेल थी। इसमें आप देखें कि एक -x लिखा हूं मैं यहाँ, क्या लिख दिया? 44 + XX मीन्स 46। 46 में एक X क्रोमोसोम, X क्रोमोसोम आप जानते हो फीमेल सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, उसमें एक X क्रोमोसोम कम हो गया तो क्या बन गया? 44 + XX मतलब 45 क्रोमोसोम हो गए। कितने? 45। और ये किसका उदाहरण हो गया? मोनोसोमी का। और ऐसी फीमेल कहलाती है टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित फीमेल कहलाएगी। तो टर्नर सिंड्रोम जान गए आप क्या कहलाएगा? मतलब टर्नर सिंड्रोम और नॉर्मल फीमेल में अंतर होगा। टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल में एक X क्रोमोसोम कम हो जाएगा, अर्थात उस फीमेल में फीमेल के पूर्ण लक्षण विकसित नहीं होंगे। क्लियर ना? अब देखें टर्नर सिंड्रोम में याद रखेंगे आप कितने क्रोमोसोम होते हैं? 44। और उसका जीनोटाइप क्या होगा? 44 + X मतलब नॉर्मल फीमेल में एक क्रोमोसोम कम हुआ। फिर ये किसका उदाहरण होगा? मोनोसोमी का। अब देखें ट्राइसोमी। ट्राइसोमी में यहाँ देखें मनुष्य केस में 44 + XY किसका है? मेल का। किसका है? मेल का। इस मेल में कौन सा एक क्रोमोसोम अधिक हो गया? X फीमेल सेक्स क्रोमोसोम। तो इससे बन गया 44 + XXY और ये कहलाता है क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या याद रखें कितना होगा? 47। कितने? 47। अर्थात इसमें एक गुणसूत्र कौन सा बढ़ गया है मेल में? फीमेल सेक्स क्रोमोसोम, अर्थात उस मेल में फीमेल के लक्षण भी विकसित हो जाएंगे। ठीक है। तो ये दोनों आपने जो प्लॉइडी देखी, एक देखा आपने मोनोसोमी और दूसरा देखा ट्राइसोमी। ये मनुष्य में किसमें गुणसूत्रों में संख्या में परिवर्तन हुआ? सेक्स क्रोमोसोम में। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं सोमैटिक क्रोमोसोम। आप जानते हैं 44 क्रोमोसोम कहलाते हैं सोमैटिक क्रोमोसोम और XY या XX क्रोमोसोम कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम। तो 44 क्रोमोसोम में कितने पेयर बनेंगे? 22 पेयर। 22 जोड़ी क्रोमोसोम कहलाते हैं सोमैटिक क्रोमोसोम, क्योंकि ये आपकी बॉडी की संरचना को निर्धारित करते हैं, इसलिए कहते हैं सोमैटिक क्रोमोसोम। तो सोमैटिक क्रोमोसोम में 22 पेयर होते हैं। तो यदि 13वें जोड़ी में 13 पेयर में एक बढ़ जाए तब भी उसमें गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 47। 22 पेयर हैं, उसमें 13 पेयर में एक बढ़ गया तो हो जाएंगे 47। ऐसे 18 पेयर में एक बढ़ गया तो हो जाएंगे 47। ऐसे 21 पेयर में एक बढ़ गया तो हो जाएंगे 47। तो इस प्रकार तीनों आपने देखा। ये किसके उदाहरण हो जाएंगे? जल्दी बोले आप। ट्राइसोमी के।
किसके? ट्राइसोमी के। कौन कौन से में बढ़े? 13 पेयर में, 18 पेयर में, 21। 13 पेयर में एक गुणसूत्र बढ़ा तो उसको कहते हैं पटाऊ सिंड्रोम। क्या कहते हैं? पटाऊ। 18 में एक बढ़ा तो कहते हैं एडवर्ड सिंड्रोम, और 21 में एक बढ़ा तो कहते हैं डाउन सिंड्रोम। तो कुल मिलाकर मैं बात करूं, सिंड्रोम युक्त एनिमल, खासकर मनुष्य, वह डिसीज युक्त होता है। अप्रत्यक्ष रूप से कहूं कि नॉर्मल जो मनुष्य है उससे आपको उसकी मॉर्फोलॉजी और उसकी फिजियोलॉजी में आपको अंतर मिलेगा, क्योंकि उसमें गुणसूत्र की संख्या कम हो गई है या अधिक हो गई। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो ट्राइसोमी है, आप मनुष्य में एक तो सेक्स क्रोमोसोम में एक गुणसूत्र बढ़ गया था, वहाँ देखने को मिलती है क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम के रूप में, और आपने सोमैटिक क्रोमोसोम में 3 सिंड्रोम देखे, और ये तीनों सिंड्रोम किसके उदाहरण हो गए? ट्राइसोमी। क्लियर ना? एक बात आपको बहुत क्लियर कट समझना है, कंफ्यूजन नहीं करना है कि यहाँ देखो, यहाँ मैं लिखा हूँ मोनोप्लॉइडी और यहाँ लिखा हूँ हेप्लॉइड। तो मोनोप्लॉइडी का संकेत है एक्स, हेप्लॉइड का संकेत है एन। तो किसी भी सजीव में बेसिक क्रोमोसोम जितने होते हैं उसे कहते हैं मोनोप्लॉइडी, उसका संकेत है एक्स। और हेप्लॉइड आप जानते हो, मियोसिस के दौरान एक डिप्लॉइड कोशिका से जो डॉटर सेल बनती है उसे कहते हैं हेप्लॉइड सेल, और उसमें गुणसूत्र क्या होता है? आधे हो जाते हैं। तो याद रखना, कभी भी आप हेप्लॉइड में एन की जगह एक्स का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे मैं गेहूं की बात करूं, इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, हम आपको बता दें, ध्यान से समझना कि गेहूं में आपको मोनोप्लॉइडी देखने को मिलती है, डिप्लॉइडी वाला पौधा भी मिलेगा आपको, ट्राइप्लॉइडी वाला भी, टेट्राप्लॉइडी वाला, पेंटाप्लॉइडी वाला और हेक्साप्लॉइडी वाला। गेहूं में मुख्यतः सभी प्रकार के पौधे रिपोर्टेड हैं। ठीक है, लेकिन मुख्यतः 4 प्रकार के पौधे रिपोर्टेड हैं, मोनोप्लॉइडी वाला, डिप्लॉइडी वाला, और इसके अलावा टेट्राप्लॉइडी वाला और हेक्साप्लॉइडी वाला। लेकिन मैं तुम्हें क्लियर कट बता दूं कि जो तंबाकू का पौधा है, सॉरी तंबाकू नहीं, सोलेनम एक पौधे का नाम है जिसमें सभी प्रकार की प्लॉइडी रिपोर्टेड है, मोनो, डिप्लॉइडी, ट्राइप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी और पेंटाप्लॉइडी और मतलब सोलेनम का पौधा, ये 6 प्रकार की प्लॉइडी वाला पौधा आपको इस जैविक संसार में देखने को मिलता है। लेकिन गेहूं में कितने प्रकार की प्लॉइडी रिपोर्टेड है? 4 प्रकार की। अब यहाँ क्लियर हो कि गेहूं का पौधा, याद रखना, ट्रिटिकम एस्टिवम कैसा पौधा है? हेक्साप्लॉइड। कैसा है? हेक्साप्लॉइड। जिसे आप खाते हैं वो पौधा कैसा है? हेक्साप्लॉइड। तो यहाँ मैं लिखा हूँ 2n = 6x = 42, मीन्स n = हो जाएगा 3x = 21। मतलब इसमें हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? 21। डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे 42। लेकिन डिप्लॉइड नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम वाली कोशिका है वो कैसा होगी? हेक्साप्लॉइड। जो मतलब गेहूं जो आप खाते हो वो कैसा पौधा? हेक्साप्लॉइड, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 42, 6x = 42। एक बात यहाँ क्लियर कट बताऊं कि हेप्लॉइड, यदि गेहूं की बात करूं तो उसमें गुणसूत्र कितने होंगे? 21। ठीक है, जिसे कहेंगे गैमीट, और उस गैमीट को हम लिखेंगे n = 3x। क्लियर हो गई बात ना? तो आपको x और n में आपको क्लियर कट अंतर समझना है। ठीक है, हम पूरा डिटेल अभी फोटो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे नोट्स का। तो आपको एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर आज लिख के दिखाना है, वो प्लॉइडी क्या है। ठीक है, प्लॉइडी के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुई? क्या प्लॉइडी हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है? क्या पौधों में हम कृत्रिम विधियों के द्वारा पॉलीप्लॉइड प्लांट बना सकते हैं, अर्थात मोनोप्लॉइडी प्लांट को डिप्लॉइडी प्लांट में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कृत्रिम विधियों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा? इन सब का आंसर आपको देना है। कुल मिलाकर आज का प्रश्न है प्लॉइडी किसे कहते हैं और प्लॉइडी के कौन कौन से कारण हैं और प्लॉइडी युक्त कौन कौन से पौधे हैं। ओके।